जियोग्राफी के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो या मास्टर्स के हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। इस पूरे चैप्टर को हम 2 से 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, एकदम सिंपल नोट्स हैं, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आज चैप्टर का नाम है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके अंदर हम पहली क्लास लेंगे। तो पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जियोमॉर्फोलॉजी, तो उसमें सबसे पहला जो सवाल उठता है वो होता है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे बनी थी। पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। इसकी उत्पत्ति सौर परिवार के साथ हुई है। कहने का मतलब कि पृथ्वी और पूरा का पूरा सौरमंडल एक साथ ही बना होगा। इसकी उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक एकमत नहीं है। सारे के सारे वैज्ञानिक जो है वो नहीं मानते हैं कि पृथ्वी एक ही तरीके से बनी है। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी और तरीके से बनी है पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत करी हैं। तो ध्यान रखना, परिकल्पनाएं और आपके सिद्धांत में क्या फ़र्क रहता है। सिद्धांत जो होते हैं जिन्हें हम कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर थ्योरी कहते हैं, थ्योरी कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। सिद्धांत मतलब थ्योरी जो जिनके लिए हम कोई सैद्धांतिक साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड कर पाते हैं, उन्हें कहते हैं हम थ्योरी। और हाइपोथेसिस या फिर जैसे परिकल्पनाएं कहते हैं, ये वो चीज़ें होती है जिनके लिए हम साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एक इंसान का नाम ज़रूर याद रखना, कास्ते दे बफन ने सर्वप्रथम 1749 के अंदर तर्कपूर्ण परिकल्पनाओं का निर्माण किया था। तो ये नाम ज़रूर ध्यान रखना। इस वीडियो को अगर आप ऑडियो की तरह भी सुन ले तो 2 से 3 बार फास्ट स्पीड में करके 2 से 3 बार सुन लेना, ताकि आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो कास्ते दे बफन ने 1749 में तर्कपूर्ण परिकल्पना का निर्माण करा था। अब बात आती है मॉडर्न आइडियोलॉजीज की। रीसेंट में क्या क्या चीज़ें हुई है, वर्तमान या आधुनिक विचारधाराएं कौन कौन सी थी। तो वर्तमान समय में ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी विचारधाराओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है। ध्यान रखना, 2 वर्गों में। कौन कौन से 2 वर्ग? तो अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। इंग्लिश में इसे कहते हैं मोनोइस्टिक थ्योरी और ड्युअलिस्टिक थ्योरी। अब मोनोइस्टिक थ्योरी या जिसे एक तारक से परिकल्पना या अद्वैतवादी परिकल्पना क्या होता है, इसको समझते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रह या फिर पृथ्वी और अन्य की उत्पत्ति एक ही वस्तु से हुई है। मोनो मोनो का मतलब क्या होता है? कोई भी एक चीज, एक तारा, किसी भी एक तारे से सब कुछ बना है। पिंड से हुई है कि अद्वैतवादी संकल्पना को पैतृक परिकल्पना, पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। पेरेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले आई थी। अब एक तारक सिद्धांत के अंदर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है पुच्छताश परिकल्पना। ये बात किसने करी थी? ये परिकल्पना किसने दी थी? कास्ते दे बफन 1749, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो इसके अंदर आप सिर्फ ये नाम याद रख लेना और कास्ते दे बफन के बारे में नाम याद रख लेना और इनका ईयर याद रख लेना। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से है। दूसरा दूसरी जो परिकल्पना थी उसका नाम था कांट की वायव राशि परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट। इनका पूरा नाम था इमैनुअल कांट। ध्यान रखना। ठीक है। अब इनके बारे में सब कुछ यहाँ पे थ्योरी में समझा भी रखा है और आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाया है, तो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो कांट की वायव राशि परिकल्पना, गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट। अब ध्यान से यहाँ पे पढ़िए आप। इसका प्रतिपादन कांट, ये कहाँ से थे? जर्मन दार्शनिक थे। 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। जो कांट की परिकल्पना थी वो किसके ऊपर आधारित थी? तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था या उनके नियम थे उसके ऊपर आधारित थी। कब दिया था ये हाइपोथेसिस? 1755 के अंदर। ये साल जरूर याद रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में दैव निर्मित पदार्थों के छोटे छोटे कण उपस्थित थे, जो अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। शुरुआत में इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर पदार्थ थे जो कैसे थे? छोटे छोटे कणों में थे, मतलब टुकड़े थे। और वो कैसे थे टुकड़े? अत्यंत कठोर थे, बहुत ज्यादा कठोर थे, शीतल थे, ठंडे थे, गर्म नहीं थे, प्लस कैसे थे? गतिहीन थे। बिल्कुल एक जैसे स्टैटिक थे, एक जगह पर रुके हुए थे। अब ये सारी चीजें ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके ये बदल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा और भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई।
अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद में, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे-छोटे टुकड़े, इनकी बात हो रही है। ये टुकड़े शुरुआत में कैसे थे? शुरुआत में ये थे आपके कठोर, शीतल और गतिहीन थे। सब अपनी जगह पर शांत थे और ठंडे थे, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि इन सब का गुरुत्वाकर्षण काम करना शुरू करा। गुरुत्वाकर्षण काम करने की वजह से क्या हुआ, ये आपस में टकराने लगे एक दूसरे से। जब एक दूसरे से टकराने लगे तो इसके अंदर से क्या निकली? ऊष्मा निकली, और धीमे-धीमे ये क्या करने लगे? भ्रमण करने लगे, मतलब घूमना शुरू हो गई है आप एक दूसरे के चारों ओर। उसके बाद में देखिए, छोटे कण मिलकर बड़े पिंडों में तथा बड़े-बड़े पिंड मिलकर विशाल पिंडों में परिवर्तित हो गए। अब क्या हुआ कि जब ये गुरुत्वाकर्षण का बल लगा तो जो बड़े कण थे, उन्होंने क्या करा? आस-पास के छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और ये जो बड़े कण थे ये और ज़्यादा बड़े हो गए। तो ये कह रहा है कि बड़े पिंड किस में कन्वर्ट हो गए, किस में बदल गए? विशाल पिंडों में बदल गए। अंततः विशाल गैसीय पिंड, जिसे क्या नाम दिया गया? निहारिका की उत्पत्ति हुई। ये जो टुकड़े अलग-अलग थे, बाद में जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा, छोटे कणों को बड़े कणों ने अपने पास खींच लिया, तो इससे क्या बना? एक विशाल निहारिका बन गई, जिसे हम कहते हैं नेब्यूला। ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे नेब्यूला कहते हैं। ये नेब्यूला का निर्माण हो गया, ये नेब्यूला बन गई। उसके बाद में देखिए, और यहाँ पर भी आप डायग्राम देख सकते हैं कि शुरुआत में ये कण सारे अलग-अलग थे। उसके बाद में जो बड़े कण थे, उन्होंने छोटे कणों को अपने पास खींच लिया, तो ये किन में बदल गए? बड़े पिंड में बदल गए। उसके बाद में इनमें घूर्णन हुआ, रोटेशन हुआ, रोटेशन की वजह से ये सारे घूमने लगे, और घूमने की वजह से ये एक डिस्क के रूप में बन गए, जिसे इसने क्या नाम दिया? निहारिका नाम दिया। ठीक है। इसके बाद में देखिए, निहारिका की अत्यधिक घूर्णन की गति के कारण ऊष्मा में वृद्धि हुई। जब बहुत तेजी से घूमने लगे तो इनमें क्या हो गया? फ्रिक्शन पैदा हुआ, और उससे ऊष्मा की वृद्धि हुई। और इससे क्या हुआ? जिसके कारण अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अब देखो, इससे समझो, ये कह रहा है कि जब ये सब घूमने लगा तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया। अब आप पूछेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? तो जब आप किसी भी चीज़ को घुमाते हो, तो जो बल लगता है, जो किसी भी चीज़ को केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है, उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर कोई चीज़ या कोई ऐसा बल हो जो केंद्र की तरफ लगे, तो उसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, या जिसे अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की तरफ, और अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लग गया, मतलब ये जब तेजी से घूमने लगा, तो इसके अंदर जो भी टुकड़े थे वो केंद्र से बाहर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल, कि जब बचपन में कोई भी दो बच्चे हाथ पकड़ के घूमते हैं, तो जब वो हाथ छोड़ते हैं तो वो अपने केंद्र से बाहर की ओर गिरते हैं, तो उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है। यहाँ तक अगर चीज समझ में आ गई, तो अब आगे देखिए। इस तप्त एवं घूमते हुए निहारिका से गोलाकार अनेक छल्ले निकले, जो शीतल होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। अब अभी अपन ने देखा था कि इसके ऊपर कौन सा बल लगा? अपकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर लगने से क्या हुआ कि एक बड़ा सा टुकड़ा टूट के बाहर निकल गया इससे, और इस टुकड़े के धीमे धीमे शीतल होने की वजह से ये क्या कर गया? अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। और कांट महोदय कहते हैं कि यही टूटे हुए टुकड़े क्या बन गए? आपके सारे के सारे ग्रह बन गए, प्लैनेट्स बन गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थ के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले ये पूरा का पूरा था एक गुच्छा। ये जब बहुत तेजी से घुमा तो इसके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगा। अपकेंद्रीय बल की वजह से एक टुकड़ा टूट के बाहर निकल गया, जिससे क्या बन गया? ग्रह बन गया। और जो पीछे रह गया वो क्या बन गया? सूर्य बन गया, या फिर हम कह सकते हैं तारा बन गया एक तरीके से। कालांतर में उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनकी अनेक उपग्रहों का निर्माण हुआ, और बाद में सेम चीज, ये जो पृथ्वी बन गई, पृथ्वी भी क्या करी? घूमना शुरू हो गया। ये भी लगातार घूम रही, इसमें भी क्या हुआ? अपकेंद्रीय बल लगा, और इससे भी कुछ टुकड़े टूट के बाहर निकल गए, जो क्या किसका निर्माण कर देते हैं? आपके उपग्रह का निर्माण कर देते हैं, सैटेलाइट का निर्माण कर देते हैं। तो ये पृथ्वी बन गई, और ये आपका चंद्रमा बन गया। तो इस तरीके से कांट महोदय ने कहा कि पूरा का पूरा सौरमंडल बन जाता है। अब कांट का एक बहुत प्रमुख कथन पूछा जाता है, कि कांट कहते हैं साइंटिस्ट को और दुनिया
के सभी लोगों को कि आप मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी की रचना किस प्रकार होती है। गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ इट। कि आप तो मुझे बस पदार्थ दे दो, मैं सब कुछ बना के बता दूंगा। तो इस तरीके से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। गैसियस हाइपोथेसिस किसकी थी? इमैनुअल कांट की थी। कहाँ से थे? जर्मनी से थे। कब दी थी इन्होंने? 1755 के अंदर। शुरुआत में जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो कैसे थे? कठोर, शीतल और गतिहीन थे। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टकराने लगे। जो बड़े टुकड़े थे उन्होंने छोटे टुकड़ों को अपने पास ले लिया, जिससे क्या हुआ? ऊष्मा पैदा हुई और भ्रमण गति शुरू हो गई। जो बड़े टुकड़े थे उन्होंने छोटे टुकड़ों को अपने पास ले लिया, इस वजह से छोटे टुकड़े बड़े पिंडों में बदल गए और बड़े पिंड विशाल पिंडों में बदल गए। और इसके बाद में, इससे बाद में एक निहारिका की उत्पत्ति होती है। निहारिका जो थी, निहारिका बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रही थी, इसके कारण इसमें गर्मी पैदा होती है। और गर्मी की वजह से अपकेंद्रीय बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा हो जाता है। मतलब चीज़ें टूट के बाहर, केंद्र से बाहर की ओर गिरना शुरू होती हैं। इस वजह से एक बड़ा सा छल्ला जो होता है, रिंग होता है, वो रिंग इस सेंटर से बाहर की ओर निकल जाती है, जो बाद में शीतल होकर दरार पड़ने से खूब सारे टुकड़ों में टूट जाती है। उन्हीं टुकड़ों से ग्रहों का निर्माण हो जाता है। और फिर ग्रहों में भी सेम चीज़ होती है कि ग्रह भी घूमते हैं और उनसे भी अभी अपकेंद्रीय बल के कारण कुछ टुकड़े टूट के बाहर आते हैं और उससे समय के साथ में उपग्रहों का निर्माण हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको कांट से संबंधित याद रखनी है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखी है। अगर आपको डायग्राम से नहीं लिखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेम चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अगर कांट की परिकल्पना समझ में आ गई है तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट परिकल्पना आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है निहारिका परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। जो किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी 1796 के अंदर। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो मैं आपको ये पूरी की पूरे नोट्स जो हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको शेयर कर दूंगा। ये कहाँ पे शेयर करूंगा मैं आपको क्लास के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। आप वहाँ से ये पूरे नोट्स अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब करते हैं हम निहारिका परिकल्पना, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। कौन से साल में? याद रखना है, 1796। कमेंट्स में मुझे बताइए कि कांट ने कब दी थी थ्योरी हाइपोथेसिस। कांट की परिकल्पना में संशोधन करके इसे प्रतिपादित किया गया। अब कांट की जो थ्योरी थी उसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और लाप्लास ने अपनी थ्योरी, अपना सिद्धांत, परिकल्पना दे दी। यह मत गति के नियमों के अनुकूल है। कांट की जो थ्योरी थी वो किसके थी? तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज हैं उनके ऊपर बेस्ड थी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है लाप्लास की, ये किसके ऊपर है? ये गति के नियम, स्पीड के जो नियम है उसके ऊपर बेस्ड है। लाप्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ज़रूर ध्यान रखना, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। ये आप ज़रूर याद रख लेना, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? लाप्लास की लिखी हुई है, ठीक है। अब लाप्लास की थ्योरी को समझते हैं। लाप्लास के मतानुसार अतीत में ब्रह्मांड एक गतिशील और तप्त महापिंड था। कांट ने क्या कहा था कि शुरुआत में सारे के सारे टुकड़े वगैरह कैसे थे? कोल्ड थे, बहुत ज़्यादा शीतल थे और स्टैटिक थे, मोशनलेस थे, एक जगह रुके हुए थे, इस टाइप के थे। लेकिन लाप्लास ने कहा कि नहीं, शुरुआत से ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसा था? गतिशील था, मतलब घूम रहा था। और टेम्परेचर कैसा था? हाई था, जो मंद गति से घूर्णन कर रहा था और धीमे धीमे घूम भी रहा था। इस गर्म और मंद गति से घूमते हुए गैसों के बादल को निहारिका, नेब्यूला कहा गया। और जो ये धीमे धीमे घूम रहा था, इसे क्या नाम दिया गया? लाप्लास के द्वारा निहारिका नाम दिया गया, नेब्यूला कहा गया। इसी आधार पर इस परिकल्पना का नाम क्या रखा गया? निहारिका परिकल्पना रखा गया। समय बीतने के साथ साथ निहारिका की गति के कारण विकिरण और ऊष्मा का ह्रास होने से इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। अब क्या हुआ कि जब ये बहुत टाइम तक घूमता रहा तो धीमे धीमे इसकी गति के कारण इसके अंदर से जो भी ऊष्मा थी, जो भी एनर्जी थी, जो भी हीट थी, वो बाहर निकल गई। बाहर जब निकल गई तो ये पीछे बचा हुआ जो नेब्यूला था वो कैसा हो गया? इसका ठंडा हो गया, एक तरीके से इसका तापमान कम हो गया। तापमान कम होने की वजह से क्या हुआ? इसका जो बाहरी भाग था वो क्या हो गया? एकदम शीतल हो गया, ठंडा हो गया। इस प्रकार निहारिका में निरंतर शीतल तन के कारण संकुचन होने से
उसके आकार और आयतन में कमी आने लगी। कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो क्या करती है, सिकुड़ती है, कंप्रेस होती है। तो इसने कहा कि जब ये लगातार घूम रही थी तो इसके अंदर से एनर्जी, हीट वगैरह सब निकल रही थी। जब सारी एनर्जी इसके अंदर से हीट निकल गई तो क्या हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने की वजह से इसका वॉल्यूम भी कम हो गया और धीमे धीमे इसका आकार भी छोटा हो गया। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। अब जैसे जैसे ये छोटा होता जा रहा था, इसकी स्पीड जो थी घूमने की, रोटेशन की जो स्पीड थी, वो क्या हो गई, तेज हो गई। छोटी चीज ज्यादा तेजी से घूमती है। घूर्णन गति में वृद्धि से अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई। जब ये बहुत तेजी से घूमने लगा तो इसमें अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की तरफ वो जो बल लगता है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तब निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ और कई छल्लों में खंडित हो गया। अब जब अपकेंद्रीय बल जो है वो उसके गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा हो गया। अभी ये घूम रहा था लगातार, अब क्या हो गया, बहुत तेजी से घूमा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज धीमे धीमे छोटी हो रही थी, क्योंकि ये ठंडा हो रहा था। ठंडा होने से ये सिकुड़ रहा था। सिकुड़ने से इसका आकार जो था, आकार कैसा हो गया, कम हो गया बिल्कुल। जब कम हुआ तो इसकी स्पीड और तेज हो गई, और तेज होने से इसका जो अपकेंद्रीय बल था वो इतना ज़्यादा हो गया कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया इसके आगे। और इस वजह से क्या हुआ, इसके अंदर से एक छल्ला टूट के बाहर निकल गया। वे छल्ले ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बन गए तथा निहारिका के शेष भाग हमारा सूर्य बन गया। और जो छल्ला टूट के बाहर निकल गया वो तो सारे क्या बन गए, आपके ग्रह बन गए। और जो पीछे भाग रह गया वो क्या बन गया, आपका सूरज। कालांतर में फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन किया। अब लाप्लास की भी परिकल्पना में संशोधन किसने करा था, रॉस महोदय ने करा था, जो फ्रांसीसी विद्वान थे। रॉस के मतानुसार निहारिका के कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए तथा प्रत्येक छल्ला चनीभूत होकर ग्रह बन गया। और इस क्रम में लगातार गतिशीलता के कारण समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और धीमे धीमे ये जो छल्ला अलग हुआ, ये समय के साथ में ये भी ठंडा हो गया और इससे सारे आपके छोटे छोटे ग्रह बन गए। और जो पीछे छूट गया वो आपका क्या बन गया, सूर्य बन गया। तो ये सेम बात जो थी कांट ने भी करी थी, लाप्लास ने बस उसमें थोड़ा सा संशोधन करा। अगर ध्यान से देखेंगे तो संशोधन के नाम पर इन्होंने सिर्फ ये कहा कि लाप्लास ने जो अपनी निहारिका बनाई थी, नेब्यूला बनाई थी, या जो भी चीज़ था, वो शुरुआत से ही गतिशील था, तप्त था, हाई टेम्परेचर था और लगातार वो घूम रहा था। लेकिन कांट ने जो अपनी परिकल्पना में बताया था, शुरुआत में उन्होंने कहा कि गतिशील भी नहीं था, गर्म भी नहीं था और ना ही घूम रहा था। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको निहारिका परिकल्पना है लाप्लास की, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यही सारी बातें मैंने यहाँ पे भी लिखी हैं। और एक और रहता है आपके एक तारक सिद्धांत के अंदर, उल्का पिंड परिकल्पना। इसके अंदर सिर्फ आपको नाम याद कर लीजिए, लॉकियर द्वारा 1919 में दी गई थी। तो अगर आपसे पूछ ले उल्का पिंड परिकल्पना किसने दी थी, तो लॉकियर ने दी थी। कौन से साल में, तो 1919 के अंदर। तो उम्मीद है आपको इस फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप अपने जो भी ज्योग्राफी के दोस्त हैं उनको ये शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम, आप टेलीग्राम के ऊपर ऑब्जर्व ओनली जो है उसको ज्वाइन करके, उस चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नोट्स। और अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर इस लोगों के साथ में एक हमारा चैनल बना हुआ है ऑब्जर्व ओनली, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिले तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। वापस मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।